हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यह है आपका क्लास 8 चैप्टर 2। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप के बारे में। क्रॉप क्या है? व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड। अब यहाँ पे देखो वर्ड को याद रखना, सेम काइंड। जब सेम काइंड के प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल कॉल्ड क्रॉप, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। आप ऐसा नहीं देखेंगे किसी फील्ड में जो है एक साथ वीट, राइस, मेज, इन सबको इकट्ठे ही जो है उसकी बुआई की जाए, ऐसा नहीं होता है। एक समय पे एक ही प्लांट को लार्ज स्केल पे ग्रो करना क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप, यानी फसल। जैसे कि सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब हमारे क्या है? क्रॉप हैं। इंडिया हैज़ वेरिएबल क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। तो ये तो हो गया। और इस बेस पे मतलब जो इंडिया है हमारा, यहाँ पे इतने सारे वेरिएशन हैं क्लाइमेटिक कंडीशन में। इस बेस पे जो है जो हमारे क्रॉप होते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न क्या क्या है? एक है खरीफ क्रॉप, एक है रबी क्रॉप। अब देखिए यहाँ से जो है D-SSB ईस्वी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। यही पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ क्रॉप है, या फिर पूछ लेगा कौन सा रबी क्रॉप है, या पूछ लेगा बताइए इनमें से कौन सा रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप नहीं है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना है कि कौन सा क्रॉप कब उसको जो है उगाया मतलब लगाया जाता है, और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। बस ये 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। तो जो खरीफ क्रॉप होता है उसको हम रेनी सीजन में, मतलब इसको रेनी सीजन में उगाया जाता है। जो रबी क्रॉप होता है इसको विंटर सीजन में। रबी क्रॉप को विंटर सीजन में, खरीफ क्रॉप को रेनी सीजन में। अब यहाँ पे देखो रेनी सीजन कौन सा होगा हमारा? जून टू सितंबर। और जो रबी क्रॉप है वो अक्टूबर टू मार्च, ये याद रखना। जो जो मैं यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा स्टार पॉइंट लगाई हूँ, तो ये जो है ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो जो रबी क्रॉप है वो अक्टूबर टू मार्च, जो खरीफ क्रॉप है वो जून टू सितंबर। यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक छोटा सा बता रही हूँ, इसको कैसे याद रखेंगे। जैसे मान लो हम कंफ्यूज हो गए कि खरीफ क्रॉप का क्या से क्या था और रबी का क्या था, तो आप एक पॉइंट याद रखना। क्या याद रखेंगे? खारा जूस। क्या? खारा नहीं, ऐसे लिखते हैं, खारा जूस, ऐसे। तो देखो खा से खरीफ, रा से रेनी सीजन, जू से जून, यस से सितंबर। यानी खरीफ क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में उगाया जाता है, जून टू सितंबर। ऐसे याद रखना। खारा जूस, खारा पानी आप लोगों ने सुना है, खारा पानी। उसी तरह से मान लो खारा जूस, तो खारा से कैसे याद रखेंगे? खा से खरीफ, रा से रेनी सीजन, जू से जून टू सितंबर, जू से जून, और यस से सितंबर। तो इस तरह से अगर खरीफ वाला आपको याद हो जाएगा तो रबी वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। जो खरीफ क्रॉप होता है उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बनाया जाता है। तो देखो जो खरीफ क्रॉप है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। और जो रबी क्रॉप होता है उसके इंक्लूजन में क्या आता है? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। तो आप देखेंगे मैक्सिमम मतलब नॉर्मली हम ये कह सकते हैं गर्मी के सीजन में खरीफ क्रॉप होता है, और गर्मी के सीजन में आप देखेंगे क्या क्या होता है? पैडी होता है, मेज। अभी मतलब चलो इसको हम ऐसे नॉर्मली याद रखने की कोशिश करते हैं। अभी आप इस सीजन में देखेंगे मक्का जो होता है वो बहुत ज़्यादा बिकता है, यानी इस समय में उसको जो है उगाया जाता है। तो इस तरह से जो है आप याद रखेंगे गर्मी के सीजन में खरीफ क्रॉप। और गर्मी में क्या क्या होता है? धान भी अभी लगाया जाता है, तो धान हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, कॉटन हो गया, और सोयाबीन भी इसके साथ में याद रख लेना। अब देखो रबी क्रॉप में क्या क्या आता है? आप देखेंगे गेहूं, चना, मटर, सरसों, तिल, ये सब जो है ठंड में उगाए जाते हैं, सर्दियों के मौसम में। तो इस तरह से जो है इसको आप याद रखेंगे तो याद रख पाएंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे देख लीजिए क्या है। देखो अभी तक D-SSB में क्वेश्चन जो है यहीं से बनाया गया है। इसके आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम पूरा चैप्टर करेंगे क्योंकि हो सकता है जो है क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। तो फटाफट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखो प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चरल
प्रैक्टिस। देखो मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़े हैं, क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या प्रैक्टिस जो है हम अपनाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब मान लीजिए यहाँ पे इस चैप्टर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये देख लिए कौन कौन से क्रॉप होते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्रॉप प्रोडक्शन किया कैसे जाता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी मिट्टी को अच्छा करते हैं, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद सोइंग, यानी उसमें हम बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद उसमें हम खाद पानी ये सब जो है ऐड करते हैं। उसके बाद उसकी सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद आप देखेंगे छोटे छोटे जो वीड्स आ जाते हैं यानी खरपतवार, उनको हटाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा फसल जब तैयार हो जाएगा उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। जब हार्वेस्ट कर लेगा तो उसके सीड को अलग करके क्या कर लेंगे, मतलब स्टोर कर लेंगे। तो यही इतना इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसको मतलब किस तरह से किया जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग या फिर प्लगिंग। यानी जो खेत की जुताई नॉर्मली की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लगिंग या फिर टिलिंग। अब यहाँ पे देखिए, बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जब खेत की जुताई की जाती है तो नॉर्मली हम उसको मतलब कई लोग गुम्मा या ढेला इस तरह के वर्ड जो है बोल देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्रम्स। क्या बोलते हैं, क्रम्स। अब देखो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में सबसे पहले प्लग, तो इसका यूज किया जाता है फॉर टिलिंग सॉइल, यानी खेत की जुताई के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, यानी सॉरी क्रॉप में जो है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक को ऐड करने के लिए। रिमूविंग वीड को हटाने के लिए। अब देखो जो कल्टीवेटर है वो आजकल क्या मतलब जिसको बोलते हैं ट्रैक्टर, वो यूज किया जाता है प्लगिंग के लिए। होय क्या होता है, ये होता है टूल फॉर रिमूविंग वीड्स, यानी जब हमारे खेतों में खरपतवार आ जाता है उसको हम जिस टूल से रिमूव करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, होय। और इसी को हिंदी में हम बोल देते हैं खुरपी। मतलब ये तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, मेरे इधर जो है उसको खुरपी बोलते हैं। तो वही होता हमारा होय। अब ये किस में हेल्प करता है, लूजनिंग सॉइल। वर्क लाइक अ ब्लेड, ये एक ब्लेड की तरह काम करता है। अभी हम एनसीईआरटी में इसका फिगर देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे सारा फिगर बनाना नॉट पॉसिबल। पुल्ड बाई एनिमल, इसको जो है एनिमल के द्वारा क्या किया जाता है, पुल किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये फिगर जो है अभी हम एनसीईआरटी में देख लेंगे। आगे देखो क्या है, तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें कि हम क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग किसके हेल्प से करते हैं, कल्टीवेटर के हेल्प से या फिर होय के हेल्प से। तो ये सब यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए सोइंग यानी बीज को हमने डाल दिया, उसके बाद क्या किया, मैन्योर और फर्टिलाइजर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अभी हम जो है मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ लेंगे। अब देखो इरीगेशन में क्या करते हैं, इरीगेशन क्या होता है, सिंचाई यानी सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल। यानी जब हम क्रॉप को लगा दिए तो समय समय पे उसकी सिंचाई करनी होती है, तो वही है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, इसी को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। और जो इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी है यानी कितनी बार सिंचाई करनी है हमको किसी भी क्रॉप की, वो किस पे डिपेंड करता है, क्रॉप टू क्रॉप, यानी किस तरह का फसल है। जैसे कि आप देखेंगे धान, तो धान के लिए हमको कई बार उसको पानी देना होता है, लेकिन अगर बात करें गेहूं की तो उसको कम सिंचाई करनी पड़ती है। यानी क्रॉप टू क्रॉप जो है इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। सॉइल टू सॉइल, किस तरह का मिट्टी है, अगर मिट्टी जो है काली मिट्टी है तो उसको कम पानी की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके अलावा कोई मिट्टी है तो उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। और सीजन टू सीजन, यानी सीजन टू सीजन भी वेरी करता है कि हमको कितनी बार सिंचाई करनी है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल, एक सेकेंड, ये सोइंग का मतलब बुआई करने का ट्रेडिशनल टूल क्या है, फनल शेप पाइप या फिर सीड ड्रिल। देखो नॉर्मली आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि सीड ड्रिल का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो सीड ड्रिल का यूज किया जाता है सोइंग के लिए यानी बुआई के लिए। विथ हेल्प ऑफ ट्रैक्टर सीड यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस प्रोटेक्ट सीड ईटन बाई बर्ड। यानी जब हम सीड ड्रिल से सीड की बुआई करते हैं, किसके हेल्प से करते हैं, ट्रैक्टर के हेल्प से। अभी हम इसको भी एनसीईआरटी में देख लेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, सीड जो है यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिक उसकी बुआई हो जाती है। प्रोटेक्ट सीड ईटन बाई बर्ड, यानी बर्ड जो है, देखो मान लो हम हाथ से ऐसे ही बुआई कर दिए तो जो ऊपर ऊपर सीड दिखेगा उसको बर्ड जो है खा जाएंगी, लेकिन अगर इस तरह से करते हैं तो वो मिट्टी के नीचे ढक जाएगा और बर्ड उसको खा नहीं पाएंगी। इस तरह से सीड जो है वो बर्बाद नहीं होगा। अब देखो सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, सोर्स ऑफ इरिगेशन कहाँ कहाँ से सिंचाई किया जा सकता है, वेल्स से, ट्यूब वेल्स से, पॉन्ड से, लेक्स से, रिवर से, डैम से, कैनाल से। तो ये सब हो गए सोर्स ऑफ इरिगेशन। अब देखो इरिगेशन के मेथड क्या क्या होते हैं। एक तो हो गया यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड जिसमें कि आता हमारा मोएट यानी पुली सिस्टम। दूसरा है यहाँ पे चेन पंप,
तीसरा है ढेकली और एक क्या है राहत, जिसको हम बोलते हैं लीवर सिस्टम। तो ये हो गए हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम जिससे हम इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। अब मॉडर्न में क्या क्या होता है एक होता है यहाँ पे स्प्रिंकलर, एक है ड्रिप सिस्टम। जो स्प्रिंकलर है यहाँ पे ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ये यूजफुल कहाँ पे होता है? अनइवन लैंड यानी ऊबड़ खाबड़ जमीन पे ये यूजफुल होता है। वेयर वाटर नॉट अवेलेबल, और ये कहाँ पे यूजफुल होता है? जहाँ पे पानी की कम अमाउंट होती है, लेस अवेलेबिलिटी होती है। और यूजफुल फॉर लॉन कॉफ़ी प्लांटेशन, यानी लॉन या फिर कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए स्प्रिंकलर का यूज किया जाता है। तो 3 पॉइंट याद रखना, स्प्रिंकलर का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पे पानी की कमी हो और जहाँ पे लैंड जो है वो अनइवन हो यानी ऊबड़ खाबड़ हो, और लॉन या फिर कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए स्प्रिंकलर का यूज किया जाता है। देखिए ड्रिप सिस्टम क्या है? वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसके नाम से ही पता है ड्रिप यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर फॉल्स होता है। और इसका भी यूज ऐसे जगहों पे होता है जहाँ पे पानी की कमी हो, फॉर फ्रूट्स प्लांट्स गार्डन ट्रीज, और बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे ड्रिप सिस्टम का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, जो फर्टिलाइजर होता है इसके बारे में क्या याद रखेंगे? मैन मेड होता है, और याद रखना ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है क्या? फर्टिलाइजर। प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जो फर्टिलाइजर होते हैं उर्वरक होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, यानी ये किसी भी प्रकार का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ह्यूमस क्या होता है? जब जैसे मान लो जब भी कोई जानवर पेड़ पौधे ये मतलब मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि ह्यूमस बन गया। लेकिन फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्री में बना रहे हैं। देखो फा से फर्टिलाइजर, फा से फैक्ट्री यानी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, तो इसे याद रख लेना, जो फर्टिलाइजर है वो फैक्ट्री में बनाया जाता है। डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, ये बता दिया। रिच इन NPK यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये जो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम में क्या होते हैं? रिच होते हैं, यानी इनमें इनकी अमाउंट होती है। और फर्टिलाइजर होते क्या क्या हैं? जैसे कि यूरिया, और ये तो NPK हो ही गया। अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट और पोटास, इसको याद रखना। फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं? यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया और पोटास हो गया। तो ये सब क्या है? फर्टिलाइजर। और इसके डिसएडवांटेज क्या है? यानी फर्टिलाइजर यूज तो करते हैं, इसके कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैन मेड हैं, और मैन मेड चीज़ें कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती ही हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सेसिव यूज मेक सॉइल लेस फर्टाइल, यानी अगर हम फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, यानी लेस फर्टाइल, उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और अगर हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो इससे जो है वाटर पोल्यूशन भी होता है। मैन्योर की बात करें तो यहाँ पे नेचुरल सब्सटेंस बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग या फिर प्लांट रेजिड्यू, यानी वही है मतलब जब भी कोई प्लांट की पत्तियाँ वगैरह सड़ गल जाती हैं तो इससे भी मैन्योर बनता है। और कैटल डंग जो होते गोबर, इसके डिकम्पोजिशन से भी क्या बनते हैं? मैन्योर। अब यहाँ पे देखिए प्रिपेयर्ड इन फील्ड, इसको जैसे आप देखेंगे गांव वगैरह में गड्ढा एक बना दिया जाता है और उस गड्ढे में जो है डाल दिया जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है वहाँ पे मैन्योर वो ऑटोमेटिक बन जाता है। प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस, ये जो है मैक्सिमम अमाउंट में ह्यूमस प्रोवाइड करता है। लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, देखो ये जो है एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो ये थोड़ा लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट में, लेकिन ये है कि इसके एडवांटेज होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर के क्या होते हैं? डिसएडवांटेज। तो मैन्योर के एडवांटेज क्या है? इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो ह्यूमस होता है ना इसी की वजह से इसमें जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनहेंस होती है। इम्प्रूव सॉयल टेक्सचर, जब हम मैन्योर को फील्ड में डालते हैं तो क्या होता है? सॉयल का टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव होता है। इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, यानी जो डीकम्पोजिशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब के थ्रू होता है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो है माइक्रोब्स का नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। मेक सॉइल पोरस, इसी ह्यूमस की वजह से ही जो सॉइल होता है वो छिद्र युक्त बन जाता है ताकि जो पानी है वो थोड़ा गहराई तक जा सके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, जब वहाँ पे छिद्र होगा, पोर होगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ही इजीली हो सकेगा। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन है हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? जैसे मान लो इतना जो भी अभी हमने पढ़ा, सिंचाई करते हैं, बुआई करते हैं, बीड को हटाते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इतना समय देने के बाद बारी आती है हार्वेस्टिंग की, यानी जब हार्वेस्ट हो जाता है, जब फसल की कटाई हो जाती है, तो कोई ना कोई फेस्टिवल जो है किसान खुश होकर मनाते हैं।
तो सिंपली आपसे यही पूछा जाएगा कि हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो सिंपल नाम याद रखिए, क्या है, पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, नाबान्या है, बिहू है। देखो बिहू कहाँ पे मनाया जाता है, असम में। बिहू असम, बिहू असम, इस तरह याद रख लेना। कभी कभी ऐसे भी जीके वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप इनका नाम याद रखिए। हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबान्या, बिहू। अब देखो, फिश इज गुड फॉर हेल्थ, कॉड, लिवर, आयल फ्रॉम फिश रिच इन विटामिन डी। इस पॉइंट को याद रख लेना, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फॉर विच एनिमल्स आर रिच, कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यानी जब एनिमल से जो है हम फूड को प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है फूड को ऑब्टेन करने का, उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वीड के बारे में। वीड क्या है, अनडिजायरेबल प्लांट। यानी जब हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो उसमें अनडिजायरेबल प्लांट आ जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वीड। और रिमूवल ऑफ वीड इज नोन एज वीडिंग। यानी वीड को हटाना ही क्या होता है, वीडिंग होता है। सम वीड पॉइजनस, यानी कुछ वीड जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। कंपीट विथ क्रॉप फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई वीट या मेज क्या किया, यहाँ पे उगाया, तो इसके साथ में छोटे छोटे घास फूस ये जो है उगाते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी आप पानी, खाद, मिट्टी जो भी डालेंगे तो ये हमारा पौधा जो है उसको तो लेगा ही, लेकिन अब ये भी खुद को ग्रो करने के लिए ये पौधे से कम्पीट करेंगे। यानी कुछ अमाउंट में जो है मन्योर या फर्टिलाइजर ये भी यूज करेंगे। तो वही लिखा है, कम्पीट विथ क्रॉप फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। यानी सभी चीज़ों के लिए हमारे पौधों से कम्पीट करेंगे। तो इससे जो है न्यूट्रिएंट वगैरह हमारे पौधे को कम मिलेगी, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो ये जो है वीड के नुकसान होते हैं। अब देखो, बेस्ट टाइम फॉर वीडिंग बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर। ये है कि मतलब वीडिंग का बेस्ट टाइम क्या होता है। मान लो ये वीड जो है धीरे धीरे बड़ा हो गया, इसमें फ्लावर आ गया। अगर फ्लावर आ गया तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी हो गया, यानी फ्लावर आ गया, फ्रूट बन गया, बीज बन गया। तो वो बीज जो है, वो सीड जो है, अगर खेतों में स्प्रिंकल हो गए तो ऑटोमेटिक वो जो है बढ़ते जाएंगे, फिर वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो वही लिखा है कि बेस्ट टाइम क्या होता है वीडिंग का, जब वो छोटे छोटे ही हों तभी उनको हटा देना चाहिए। देखो गाँव में उसको क्या बोलते हैं, निराई करना, यानी निराई, उसको हटा देना उसी को। अब देखो नेक्स्ट क्या है, वीडीसाइड। वीडीसाइड केमिकल कंट्रोलिंग वीड। यहाँ पे इसका एग्जांपल याद रखेंगे, 2,4-D। अभी इसको किस तरह से यूज किया जाता है, डाइल्यूटेड विथ वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड, स्प्रेड विथ स्प्रेयर, ऑफन ह्यूमन हेल्थ, अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। जो 2,4-D है, सबसे पहले इसको वाटर में मिक्स करके इसको डाइल्यूट किया जाता है। यानी देखो उसको मतलब कह सकते हैं कि पतला बनाया जाता है। मान लो कोई मिश्रण है खूब गाढ़ा है तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड है, लेकिन उसमें पानी मिला के उसको पतला सा बना देना, उसको बोलते हैं कि डाइल्यूट कर दिए। तो ठीक उसी तरह से 2,4-D को लेके उसमें पानी मिलाया जाता है, उसको जो है डाइल्यूट किया जाता है और उसके बाद उसको स्प्रे किया जाता है, और ये ह्यूमन हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मेच्योर। यानी जब क्रॉप जो है मेच्योर हो गया तो उसकी कटिंग करने को ही हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। यानी हार्वेस्ट करना, यानी फसल की कटाई करना। ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाप, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशनिंग। यानी जो जैसे मान लो हमने कटाई करी, उसके बाद उस सीड को, जैसे गेहूं होता है तो उसके सीड को अलग करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशनिंग। अब देखो मशीन एक आती है जिसको हम बोलते हैं कंबाइन, हार्वेस्ट एज वेल एज थ्रेशर। यानी ये जो कंबाइन है, इसको हम बोल सकते हैं एक पंथ दो काज। यानी ये हार्वेस्टिंग का काम भी करती है, थ्रेशनिंग का। यानी जब हम देखो इस तरह से हमारा फसल लगा है और यहाँ पे जो है मान लो ये गेहूं है इस तरह से, तो जब हम खेत से इसके डंठल को यहाँ से अलग कर रहे हैं, ये हो गया हमारा हार्वेस्टिंग। लेकिन जब इस सीड को इसके इस डंठल से अलग कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशनिंग। तो सॉरी, कंबाइन मीन्स क्या होता है, जोड़ना, दो चीज़ों को जोड़ना। तो जो मशीन है कंबाइन, अभी हम एनसीईआरटी में दिखाते हैं आपको, तो ये क्या करता है, हार्वेस्टिंग का काम भी करता है, थ्रेशनिंग का। मतलब ये काट भी देता है, फिर इस सीड को अलग भी कर देता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेपरेशन ऑफ क्रॉप एंड चाप बाय विनोइंग। यानी विनोइंग के थ्रू हम क्रॉप और चाप को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, जब सब कुछ हो गया, जो सीड मिला उसको किस तरह से स्टोर करते हैं। फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन क्या होता है, स्पॉइल, यानी वो खराब हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ड्राइड अप प्रॉपरली, उसको हम बहुत अच्छे से क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। ग्रेन इन जूट बैग या फिर मेटेलिक बैग बिन्स, यानी इसको हम जो है जूट बैग या फिर मेटेलिक बिन्स में रख देते हैं। या फिर लार्ज स्केल स्टोरेज, अगर हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसका स्टोरेज करना हो तो हम यहाँ पे सिलोस या फिर ग्रेनरीज का यूज करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में इस चैप्टर में क्या क्या मेंशन है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट,
सबसे पहले यहाँ पे ये सब कहानियाँ, इसमें कुछ भी नहीं देखना आपको। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या है, क्रॉप है। देखो ये आपको ये इसमें दिख रहा होगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। यहाँ पे यही बताया कि सबसे पहले जो पीपल होते हैं 10,000 BCE वो क्या होते हैं, नोमैडिक होते हैं, ऐसे ही नंगे पुंगे घूमते रहते थे पत्तियाँ वगैरह लपेट के। तो क्या हुआ, धीरे धीरे दे एट रॉ फ्रूट्स, सबसे पहले कच्चे फल खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, एनिमल को हंट करना शुरू किया, शिकार करना। लेदर दे कुड कल्टिवेटेड लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। तो कुछ समय बाद उन्होंने राइस, व्हीट मतलब फूड क्रॉप्स को कल्टीवेट करना शुरू किया और इस तरह से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। फिर यहाँ पे बात आती है क्रॉप की। तो देखो यही है डेफिनेशन इसका, व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड आर ऑफ व्हीट, यानी जैसे हम बोलते हैं क्रॉप ऑफ व्हीट, इसका मतलब उस फील्ड में क्या है, व्हीट ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रॉप और ऑफ डिफरेंट काइंड, जैसे कि सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, क्रॉप। कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो, जो है मतलब जो हमारे क्रॉप होते हैं उनको हम सीजन के बेस पे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इंडिया इज वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल्स वेरी, मतलब अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग होती है। वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, अकॉर्डिंगली दिस इज रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, डिस्पिट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न, यानी इतना जो है डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम क्रॉप को दो पैटर्न में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा खरीफ क्रॉप, एक है हमारा रबी क्रॉप, जो कि हमने आपको बता दिया। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे, सबसे पहले ये सोन इन रेनी सीजन, इसको हम रेनी मतलब बरसात के मौसम में उगाते हैं। रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो आप कैसे याद रखेंगे, खारा जूस, इससे याद रख लेना, कभी नहीं भूलोगे। फिर आप क्या याद रखेंगे, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन एंड खरीफ क्रॉप, ये क्या है, खरीफ क्रॉप है। फिर देखिए रबी क्रॉप, ये होता है जनरली क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन, इसको विंटर सीजन में उगाया जाता है, अक्टूबर टू मार्च, आर कॉल्ड रबी क्रॉप। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो यहाँ से इतना पॉइंट आप जो है याद रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जहाँ पे ये आपको दिया हुआ है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो इन्हीं सब पॉइंट के बारे में यहाँ पे हमको डिस्कस करना है। हमने आपको बता दिया, बस एनसीईआरटी से थोड़ा देख लेंगे तो आपको भी सुकून मिल जाएगा कि हाँ हमने सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड किया हुआ है और कुछ नए पॉइंट भी मिल सकते हैं। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, यानी सबसे पहला मतलब जब भी हम कोई क्रॉप उगाना चाह रहे हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि सॉइल को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया जाए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, मतलब सॉइल को सबसे पहले लूज कर दें अच्छी तरह से, ताकि वो पोरस बन जाए, उसमें अच्छी तरह से खाद पानी सब कुछ एब्जॉर्ब हो सके। लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन सॉइल एंड ह्यूमस। तो ये सब हो गया, यहाँ पे कुछ भी खास पॉइंट नहीं है। फिर यहाँ भी कुछ नहीं है। हाँ ये देखो, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टाइनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग एंड प्लगिंग। ये आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि सॉइल को लूज करने का मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, प्लगिंग या फिर टिलिंग। डन बाय अ प्लग, इसको एक प्लग के जरिए क्या किया मतलब इसको किया जाता है। प्लग आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, यानी खेत की जुताई, अगर जो है सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसके पहले हम थोड़ी सी सिंचाई कर देते हैं, उसके बाद जो है जुताई करते हैं। और ये देखो प्लग्ड फील्ड में है बिग क्लम्प्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स। उसके बाद देखिए क्या है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। तो ये देखो आपको यहाँ पे ये फिगर दिखाया हुआ है किस तरह से जुताई हो रही है। फिर यहाँ पे क्या है, प्लग। तो प्लग के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना, क्या है यहाँ पे एक पॉइंट है देखना, बीइंग एंशिएंट टाइम फॉर टाइलिंग, एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप। हाँ मतलब प्लग का यूज हम क्या करते हैं, सॉइल को टिलिंग करने के लिए, एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप यानी फर्टिलाइजर को यूज करने के लिए, रिमूविंग द वीड्स को हटाने के लिए, एंड टर्निंग द सॉइल, यानी ये 3-4 फंक्शन यहाँ पे प्लग के दिए हुए हैं। दिस इज मेड ऑफ वुड, यानी वो लकड़ी का बना होता है। ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स, यानी 2 जोड़ी बैलों के द्वारा इसको किया जाता है। हॉर्स एंड कैमल्स, यहाँ पे हॉर्स या फिर कैमल्स इन जानवरों का यूज किया जाता है प्लग करने के लिए।
फिर देखो जो इट कंटेन्स आर स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लग शेयर। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग सॉफ्ट। तो ये सब क्वेश्चन मुश्किल है कि ऐसा कुछ पूछा जाए, पर आप देख लेंगे एक बार तो सही रहेगा। अगर आ गया क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। इट इज सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, हो। फॉर लूजनिंग द सॉइल, इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड, ये सब तो मुश्किल है पूछना। तो ये देखो, ये है हमारा, ये जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हल। ये हो गया बीम, ये जो लगाया गया, और इसमें ये जो मेन पार्ट हो गया जो कि लकड़ी का बना है, ये है प्लग सॉफ्ट, और ये जो लोहे का बना हुआ है या फिर आयरन का, ये क्या है, हमारा प्लग शेयर। तो इसको याद रखना, क्या पता पूछ लें। फिर देखो यहाँ पे ये जो मैं आपको बोलती हूँ होय किस तरह से होता है, होय। ये हो गया ग्रिप यानी और ये हो गया हैंडल, ये हो गया बीम, ये हो गया रॉड, ये हो गया बेंड प्लेट। तो मुश्किल है ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनना। ये देखो कल्टीवेटर क्या है, कल्टीवेटर ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर, यानी ट्रैक्टर के द्वारा उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ये है, ये एक सेकेंड, ये जो दिख रहा होगा ये है हमारा कल्टीवेटर, और ये है ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर द्वारा इसका यूज़ किया जा रहा। फिर देखो सोइंग यानी बुआई करना। यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन, मतलब बुआई करने से पहले क्या लिखा है, सोइंग इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी बुआई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन बिफोर सोइंग यानी बुआई करने से पहले गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड, यानी सीड का सिलेक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस तरह का सीड लिया जाए। फिर यहाँ पे देखो दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम अ डैमेज्ड वन, मतलब यहाँ पे ये जो लिखा है कि मतलब ये एक गुड मेथड है। कौन सा मेथड की बात कर रहा है, जैसे मान लो आपको ये पता करना है कि कौन सा सीड अच्छा कौन सा नहीं, आप पानी ले लो, उसमें सीड को डाल दो, जो सीड तैर के ऊपर आ जाएंगे यानी वो खराब है, उनको अलग कर दो, उसके बाद जो सीड बचेंगे वो हमारे हेल्दी होंगे, यही यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखो ट्रेडिशनल टूल क्या है सोइंग करने का, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। इस तरह से यहाँ पे देखो फिगर में ये जो दिख रहा है ये क्या है, फनल। इसमें सीड डालते जाएंगे और ये आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे जो है बुआई हो जाएगी। तो वही लिखा है, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक फनल, द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, दीज एंड पेयर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। और यहाँ पे इस तरह से चिड़िया भी उसको नहीं खा पाएगी क्योंकि वो जमीन के अंदर चला जाएगा। ये देखो सीड ड्रिल है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सीड ड्रिल क्या करता है तो आप क्या बताएंगे, सोइंग करता है। तो ये यहाँ पे जो है सीड ड्रिल के बारे में मेंशन है, ये है सीड ड्रिल। यहाँ पे क्या है, नाउ अ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड। तो ये यहाँ पे दिया है, सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, यानी जब हम सीड ड्रिल से जो है बीज की बुआई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे मेहनत को भी बचाता है और टाइम को भी बचाता है। फिर यहाँ पे देखो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो ये जो है द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर। अब यहाँ पे देखो मेनली हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा, जो फर्टिलाइजर होता है क्या होता है, केमिकल्स होते हैं विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, यानी ये मैन्योर से, खाद से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, इनको फैक्ट्री में जो है प्रोड्यूस किया जाता है। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब होते हैं। यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी, मेज, बट एक्सेसिव यूज, याद रखना एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। Fertilizer have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have the substance fertilizer which organic manure. आगे देखते हैं, तो ये सब छोड़ो, कुछ भी नहीं है, आगे देखते हैं। ये क्या है, ये देखना एक क्रॉप रोटेशन, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। Another method of replacing the soil with nutrient is through crop rotation. क्या है, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिंग। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, यानी एक समय के बाद दूसरे फसल को उगाना, यही क्या होता है, क्रॉप रोटेशन। अब यहाँ पे देखो इन द प्रीवियस क्लास, ये सब छोड़ो, ये देख लेते हैं
फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो फर्टिलाइजर जो होता है ये क्या होता है, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। याद रखना, अगर इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक कर देगा तो ये गलत हो जाएगा। तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं और मैन मेड होते हैं, यानी ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं। जो मैन्योर होता है, मैन्योर इज अ नेचुरल सबस्टांस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू, यानी सड़े गले पौधों से जो है ये बनाया जाता है, या फिर कैटल डंग से। फिर देखो फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, जो फर्टिलाइजर होता है उसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, इस तरह से याद करना। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, जो मैन्योर होता है वो फील्ड में बनाया जाता है, यानी मैंने बताया ना, गड्ढा खोद के फिर उसमें काऊ डंग या फिर जो भी चीज़ें हो उसमें डाल दो, माइक्रोब्स वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे जिनके हेल्प से डीकम्पोजिशन होगा और वो मैन्योर में चेंज हो जाएंगे। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, जो फर्टिलाइजर होते हैं वो किसी भी प्रकार का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन जो मैन्योर होते हैं वो लॉट्स ऑफ ह्यूमस जो है सॉइल में प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, यानी याद रखेंगे NPK। मैन्योर इज ऑल रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। देखो अब यहाँ पे आर्टिफिशियली हम जो है इन सब चीज़ों को डाल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैन्योर क्या होता है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे थोड़े से कम जो है न्यूट्रिएंट होते हैं, तो इस पॉइंट को याद रखना। बाय द वे फर्टिलाइजर से अच्छा क्या होता है, हमारा मैन्योर होता है, क्योंकि वो मतलब वो वहाँ पे कोई ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसा कुछ वो नहीं है। अब देखो एडवांटेज ऑफ मैन्योर, जो खाद होता है उसका यूज करने का एडवांटेज क्या होता है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर से ये क्या होता है, बेटर होता है। दिस इज बिकॉज, क्यों, क्योंकि इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। तो इन सब पॉइंट को जो है आप याद रखें कि यहाँ से आपसे पॉइंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा एडवांटेज ऑफ मैन्योर है, इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। फिर देख लो इरिगेशन क्या है, सिंचाई करना क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर, ये देखना, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज नोन एज इरिगेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। ये वेरी करता है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, यानी गर्मियों के मौसम में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो ज़्यादा बार सिंचाई करनी होगी। तो इन सब पॉइंट को जो है आप याद रखेंगे। अब देखो सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया। वेल्स हो गया, ट्यूबवेल हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर्स हो गया, डैम हो गया, कैनाल हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है सोर्स होती हैं इरिगेशन की। जैसे देखो ये हो गया मोएट, फिर यहाँ पे हो गया चेन पंप, ढेकली, राहत, ये सब। अब ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। यहाँ पे वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स, कैनाल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग टू द फील्ड। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मेथड, सो दीज मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट द वेरियस ट्रेडिशनल वेज और मोएट, चेन पंप। यानी ये सब जो है ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी ये लेस इफ़िशिएंट होते हैं, ये ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होते हैं। फिर देखो ढेकली हो गया, यहाँ भी देखो यहाँ से पानी निकाल रहे हैं उसके बाद डाल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम यहाँ पे होता है। फिर हो गया ये ढेकली हो गया, राहत हो गया। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, ये सब छोड़ो। अब देखो मॉडर्न मेथड, जो इरिगेशन के मॉडर्न मेथड है, यहाँ पे आ गया स्प्रिंकलर सिस्टम, और हमने आपको बता दिया इसमें क्या क्या। देखो रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, ये जो है नोजल के रोटेट होने से जो है ये काम करता है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू, ये सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो। इसका मैंने आपको क्या बताया था, हाँ ये पॉइंट याद रखना। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ द रेनिंग। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, ये हो गया। और क्या बताया था, ये अनइवन लैंड पे जो है यूजफुल होता है। अभी वो पॉइंट मुझे दिख नहीं रहा तो इसी में कहा, यहाँ है देखो। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, तो इसको जो है आप याद रखेंगे। फिर देखो ड्रिप सिस्टम में क्या है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, इस पॉइंट को याद रखना, ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, यानी रूट के पास में ही पानी को गिराया जाता ताकि ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो। और पानी वेस्ट ना हो इस पर्पज से अगर इसको बनाया गया है तो जाहिर सी बात है ये
ऐसे जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे पानी की कमी होगी। दिस इज बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, यानी जहाँ पे पानी की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। तो ये हो गया हमारा ड्रिप सिस्टम। देखो डायरेक्ट जो है पौधों के रूट में पानी को पहुँचाया जा रहा। फिर है यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, यही मैंने आपको बताया ना, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इस वजह से देखो ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मास्क वगैरह लगा के अच्छे से यहाँ पे वीडीसाइड का छिड़काव कर रहे हैं। तो क्या है, दीज अनडिजायरेबल प्लांट आर वीड, जो अनडिजायरेबल वीड्स होते हैं जो क्रॉप के साथ में उग आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। तो ये सब हो गया। अब देखो वीड आर आल्सो कंट्रोल बाई यूजिंग सर्टन केमिकल, जिसको बोलते हैं वीडीसाइड। और यहाँ पे वीडीसाइड का एग्जांपल दिया 2,4-D। ये क्या करता है, फील टू किल द वीड्स, वीड्स को मार देता है। लेकिन क्या है, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। द वीडीसाइड आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर स्प्रेड इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर। तो ये सब हो गया। अब यहाँ पे देखो हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी जब क्रॉप मेच्योर हो जाते हैं, जब हम उनको कट करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू ग्राउंड। इनको हम मतलब जैसे इस तरह से हमारा पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कट करेंगे ज़मीन से, उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। और जब उसके डंठल से उसके सीड को अलग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशनिंग। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाई सिकल, यानी हंसिया से किया जाता है, या फिर हार्वेस्टर के थ्रू किया जाता है। फिर ये देखो दिया है, मतलब सीड को चाप से अलग करने को क्या बोलते हैं, थ्रेशनिंग। कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइन। यही देखो यहाँ पे ये थ्रेशनिंग, थ्रेशनर और हार्वेस्टर दोनों की तरह काम करता है। तो ये है हमारा, देखो यहाँ से ये एक तो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है उस पार्ट को भी अलग करता है, और ऊपर से सीड को डायरेक्ट यहाँ पे इकट्ठे करता रहता है, और फिर डायरेक्ट हमको सीड यहाँ से मिल जाता है। अब देखो हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। आपको बस ये पॉइंट लास्ट में याद रखना, ये हार्वेस्ट सीजन क्या क्या होते हैं, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबान्या, बिहू, ये जो है आप यहाँ से याद रखेंगे। फिर देखो विनोइंग क्या है, विनोइंग फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन बाई चाप। जब हम ग्रेन को चाप से अलग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विनोइंग। अब देखो स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया इतना मेहनत करके उसको स्टोर करना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। क्या है, इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ड फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम उसको स्टोर कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, नमी से, इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होने चाहिए, सेफ होने चाहिए। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रीन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मेट गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज फॉर जर्मिनेशन। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevent the attack insect, pest, bacteria and fungi. यानी यही बात किया जा रहा है कि अगर उसमें नमी होगी तो वो खराब हो जाएगा, इस वजह से उसको धूप में अच्छे से सुखा लेंगे, उसके बाद स्टोर करेंगे। देखो इस तरह से ये है सिलोस, जिसमें जो है इसको कलेक्ट किया जाता है, या फिर ग्रेनरीज इस तरह से हो गया। ये देखो किस तरह से बोरियां भर के एकदम रखी हुई, स्टोर की हुई हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रेनरीज। फिर ये देखो सिलोस और ग्रेनरीज, ये जो है स्टोरेज के लिए यूज की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद देखो एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। यानी जब हम घर पे देखो रखते हैं तो उसमें क्या होता है, नीम की पत्ती डाल देते हैं ताकि वो खराब ना हो। तो वही यहाँ पे लिखा है। कुछ स्पेसिफिक केमिकल भी होते हैं जो स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं, ये भी यहाँ पे मेंशन है। फिर देखो फूड फ्रॉम एनिमल, फूड फ्रॉम एनिमल, एनिमल से क्या क्या फूड मिलते हैं यहाँ पे। देखो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, अरे ये सब छोड़ो, कंप्लीटिंग टेबल होगा। ये देखो व्हेन क्या है, एनिमल रियर्ड एट होम और इन फॉर्म। जब हम एनिमल को घर पे जैसे पालते हैं, भैंस हो गया, गाय हो गया, ये सब हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड। उनको हम प्रॉपर फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, केयर देते हैं, यानी देखभाल करते हैं। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। और जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, ये देखो यहाँ पे छुप छुपा के कैसे बैठा हुआ है। फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट
कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो ये क्वेश्चन जो है KVS में आप देखेंगे सैल्मोन फिश ऐसे करके पूछा गया था। तो देखो यहाँ पे तो बस लिख दिया कि फिश से प्राप्त किया जाता है, लेकिन कोई भी फिश, तो वहाँ पे स्पेसिफिक सैल्मोन फिश शायद नाम दिया था और पूछा था कौन सा विटामिन होता है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो देखो NCERT के मतलब अब ये पॉइंट अगर आ गया, मान लो आप पढ़ते पढ़ते थक गए और यहाँ तक पढ़ के ख़त्म कर दिया और इस पॉइंट को नोटिस ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कितना अच्छा पॉइंट दिया है। फिश जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और जो कॉड लिवर ऑयल फिश से मिलता है वो क्या होता है, विटामिन डी में रिच होता है। मैं यही सोचती थी कि जो विटामिन डी का सोर्स है वो केवल सनलाइट है, लेकिन जब NCERT को पढ़ा तो पता चला कि जो फिश होता है उसका कॉड लिवर ऑयल भी विटामिन डी हमको दे सकता है। तो इन सब पॉइंट को याद रखना। अब ये भी जो है थोड़ा सा देख लीजिए, व्हाट यू हैव लर्न, जो भी है सब कुछ हमने आपको बता दिया। अगर पढ़ना चाहो थोड़ा सा पॉज करके पढ़ सकते हो फटाफट, सब कुछ हमने यहाँ पे जो है कर लिया। तो ये हो गए इसके क्वेश्चन, जो कि हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। और आप बताना कहीं ऐसा तो नहीं मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा हो। देखो अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप इसको किसी भी स्पीड पे 2x वगैरह पे चला के देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही इजी से पॉइंट हैं, बस छोड़ना नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जो अभी ये लास्ट में पॉइंट दिया है कि कुछ इस तरह के पॉइंट हमसे छूट जाएं और क्वेश्चन जो है एग्जामिनर मैक्सिमम ऐसे ही लाइन से उठाते हैं जो कि हमारे नज़र में ना आए। तो जो है ये सब आप ध्यान में रखेंगे। एक काम करना, अपना फीडबैक देना मत भूलना। कई बार क्या होता है, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, अगर किसी ने अपना फीडबैक दे दिया तो क्या होता है, हमको लगता है चलो उसने तो दे दिया हम क्यों दें। तो ऐसा मत करना, सब लोग अपना पर्सनल फीडबैक ज़रूर देंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।